बुलाऊंगी और दीपा जी को बुलाऊंगी, दीपा माथुर जी को, कि आप इनको बुके देके सम्मानित करें। दीपा जी साइड में हो जाइए। थैंक यू दीपा जी, थैंक यू। अब आपको कौन सी लैंग्वेज में चाहिए या दोनों में चाहिए? ठीक ओके, दोनों में। हिंदी भाई साहब, हिंदी ठीक है। सारी चीज हिंदी में नहीं बोल पाऊंगा, बट कोशिश करूंगा। माइंड बॉडी मेडिसिन आपने वर्ड सुना है? साइकोसोमेटिक। साइकोसोमेटिक शब्द सुना है आपको? साइकोसोमेटिक। साइको मीन्स माइंड, सोमेटिक मीन्स बॉडी। माइंड अफेक्ट द बॉडी। ठीक है, तो साइकोसोमेटिक मीनिंग क्या होगी? ठीक है, बहुत अच्छा। तो माइंड बॉडी मेडिसिन बारे में बताना यह मुझे है कि माइंड किस तरह हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है, बीमारी कैसे पैदा होती है। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रूट कॉज। रूट कॉज आप तो कोई अच्छी चीज जानता तो बोल सकते हैं। रूट कॉज चीज का जड़, बीमारी की जड़ क्या है, मूल जड़ क्या है। बस हम लोग हिंदी जमाने में बहुत अच्छी हुआ करती है। किंग करता है विमोह से अच्छा लगता था मुझे। तो मैं आपको बता दूंगा हमारे शरीर का एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी स्ट्रक्चर क्या है हमारी बॉडी का। बॉडी इज कनेक्टेड टू माइंड। ठीक है, व्हाट इज कनेक्टेड टू ब्रेथ। Everything I am talking is extremely important. Body is connected to the mind through the breath. Okay? So there are two parts of the breath. Inhalation, सांस अंदर लेना, exhalation, श्वास प्रश्वास होता है इनमें। तो बॉडी हमारी कनेक्टेड है माइंड से, ब्रेथ से। ठीक है, तो बॉडी को माइंड कैसे अफेक्ट करता है? ब्रेथ है। ब्रेथ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। माइंड के तीन भाग होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। जैसे कंसेप्ट समझ लीजिए, चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन। हिंदी तक तो बहुत गड़बड़ हो जाती है, तो जब किसी को पता नहीं तो बोल दीजिए आप, मैं इंग्लिश बोलूंगा। तो बॉडी कनेक्टेड टू माइंड थ्रू ब्रेथ। ब्रेथ के दो डिवीजन क्या क्या है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सांस अंदर लेना, सांस बाहर लेना। और बॉडी माइंड से ब्रेथ के थ्रू कनेक्टेड है। और माइंड कनेक्टेड है हमारी सोल से। सोल को साइंटिफिकली बोल सकते हैं कॉस्मिक कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बॉडी है और कॉन्शियस माइंड है, ये मॉर्टल है। मॉर्टल माने ये मर जाते हैं, जब हम मर जाते हैं तो मर जाते हैं। ये जो है इसको बोलते हैं सेमी इमॉर्टल। ये मरने के बाद भी थोड़ा सा रहता है, और जब हम मर जाते हैं तो अनकॉन्शियस माइंड और सोल ये आगे जाकर इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, इट टेकन अवर लाइफ ऑफ बर्थ व्हाटएवर। ठीक है, तो बॉडी हमारे कंट्रोल में रह सकती है, माइंड हमारे कंट्रोल में रह सकता है, ब्रेथ हमारे कंट्रोल में रह सकती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा हम लोग योगा करते हैं, योगा में बॉडी और ब्रेथ के थ्रू माइंड को कंट्रोल करते हैं। योगा बहुत डीप चीज है, आसन ही नहीं है वो। तो जब आसन करते हैं तो बॉडी को हम रिलैक्स करते हैं और ब्रेथ को रिलैक्स करते हैं, हमारा माइंड भी रिलैक्स हो जाता है। आप लोग जो योगा करते हैं, कितने लोग योगा करते हैं? योगा करने के बाद आप लोग शवासन करते हैं, रिलैक्स करते हैं, उसमें ब्रीदिंग पर ध्यान देते हैं। तो बॉडी को हम स्ट्रेच करते हैं, फिर रिलैक्स करते हैं तो उससे रिलैक्स हो जाती है, और ब्रेथ पर ध्यान देते हैं और फिर बॉडी को रिलैक्स करते हैं तो माइंड भी रिलैक्स हो जाता है। इसीलिए नॉर्मली होता है हम लोग कुछ एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, फिर घर जाकर योगा करते हैं, फिर थोड़ा प्राणायाम करते हैं, फिर रिलैक्सेशन करते हैं और फिर मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, तो लेट्स से वॉकिंग। आप लोगों के लिए वॉकिंग बहुत अच्छी चीज है, वॉकिंग करिए। वॉकिंग में खड़ा कर योगा किया, फिर थोड़ा प्राणायाम किया, फिर रिलैक्सेशन किया, फिर मेडिटेशन किया। ये पूरी फुल प्रोसेस हमारे माइंड कंट्रोल को बहुत अच्छी तरह काम में लाती है। ठीक है, जब कभी टाइम न मिलेगा अलग अलग ढंग से भी कर सकते हैं, बट नॉर्मली सीक्वेंस होता है। अब तो सब लोग रिटायर्ड लोग कर सकते हैं। जब भी वॉक करके आए लौट के तो जरूर आके शवासन में रिलैक्स करना चाहिए। क्यों रिलैक्स करना चाहिए? क्योंकि आपकी जो एनर्जी रिलीज होती है तो खाने में लग जाएगी, आप सीधा किचन में जाएंगे और खाएंगे।
आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करिए, 15 मिनट लेट रिलैक्स करिए शवासन में। शवासन आता है सबको करना, ठीक है ना, बड़ा सिंपल सा है शवासन करना। तो घर आकर रिलैक्स करिए उसको 15 मिनट तक, तो सारी एनर्जी जो आपकी वॉक में रिलीज हुई है वो बॉडी में फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है ना। और वॉकिंग करते समय भी हम जितना अपने सांस पर ध्यान देंगे, बॉडी पर ध्यान देंगे, उतना ज्यादा हमारी बॉडी रिलैक्स होगी। तो आज का जो म्यूजिक सुनते हैं और ईयरफोन लगा के करते हैं ना एक्सरसाइज, वो यंग लोगों के लिए ठीक है, बट आप सब लोगों के लिए जो आप लोग एडवांस स्टेज पे हो अपनी लाइफ के, और आपको कहीं बहुत ऊंची जगह जाना है, ठीक है ना, ऊंची जगह, तो आप लोग ये जरूर ये सारी चीजें करनी, ठीक है। तो बॉडी का माइंड से कनेक्शन है, ब्रेथ से क्लियर हो गया बात, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। अगर आप अपनी बॉडी को पॉजिटिवली प्रभावित करना चाहते हैं तो ब्रेथ के थ्रू कर सकते हैं, और माइंड को पॉजिटिवली प्रभावित करना चाहते हैं तो ब्रेथ के थ्रू कर सकते हैं। तो ये सारा चीज बड़ी इंटरेक्टिव है। तो योगा के अंदर इसका बड़ा अच्छा उनको चांस मिलता है सबको ऑर्गेनाइज करने का, इंटीग्रेट करने का, ठीक है। ओके, बॉडी के लिए क्या करते हैं हम? एरोबिक एक्सरसाइज है, आप लोगों की वॉकिंग अच्छी है, कोई भी स्पोर्ट खेल सकते हैं, ठीक है। तीसरा आसन इसके लिए बहुत अच्छा है। तो एरोबिक एक्सरसाइज, वॉकिंग, आसन, सब काइंड ऑफ आसन, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं आप लोग, वो भी इसमें काउंट होगी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, ठीक है। इसको करने के बाद में बहुत ब्रेथ पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप लोग प्राणायाम नहीं भी करते तो सांस पर ध्यान देना ही काफी है। हम एंड में थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे सांस पर ध्यान देने की रेगुलर। आपने से कितने लोगों ने विपाशना मेडिटेशन किया है? किसने किया है विपाशना मेडिटेशन? उसमें आपने क्या हुआ है? कितनी बार? एक बार, दो बार? हाँ, आप जानती हैं आनापान क्या होता है? आनापान सांस पर ध्यान देने की क्रिया होती है। विपाशना मेडिटेशन के अंदर करते हैं तो आपको बताऊंगा सांस पर भी ध्यान दे सकते हैं। आपको पूरा प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है। दुनिया भर के प्राणायाम होते हैं, आप लोगों के लिए ब्रेथ अवेयरनेस एंड में बताऊंगा तो बहुत अच्छी चीज है, उससे आप बॉडी माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। अब माइंड के अंदर 3 डिवीजन क्यों बताया आपको? कॉन्शियस माइंड हमारा होता है, जैसे आप तुम लोग मेरी तरफ देख रहे हो, ठीक है, ये कॉन्शियस माइंड है। एक सबकॉन्शियस माइंड क्या इवैल्यूएट कर रहा हूं, मैं कैसा हूं, कैसा बोल रहा हूं, खराब बोल रहा हूं, अच्छा बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं। आपका बॉडी में टॉक चल रही है सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ा बहुत, तो आप एक्चुअली मुझको 100% नहीं सुन पा रहे हो। आप थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड से थोड़ा इवैल्यूएट कर रहे हो साथ साथ, वो नेचुरल प्रोसेस होती है, तो उसको सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। अनकॉन्शियस माइंड वो बोलते हैं जो सो जाता है अंदर जाके। तो आप तो जो कुछ आज करोगे ना वो आपके सपने में आएगा। कोई चीज जो आपने ढंग से पूरी नहीं की होगी, आपको बुरी लगी होगी, अच्छी लगी होगी, कोई चीज जो आप चाहना चाहेंगे तो सपने में आ जाएगा। आपको कार के पीछे देखने में मेरे पास एक कार होनी चाहिए, कोई भी मर्सिडीज, तो रात को आ जाएगी। अनकॉन्शियस माइंड जो हमारा बहुत इंटेलिजेंट है, जो चीज आप जिंदगी में प्राप्त नहीं कर सकते, आपके अंदर जो आपकी हायर इंटेलिजेंस है वो आपको सपने में देकर खुश कर देती है, जिससे आपको सपना आता है, ठीक है। तो सपने भी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ड्रीम्स के थ्रू हम अपने अनकॉन्शियस माइंड को स्टडी कर सकते हैं। आप लोग जब सुबह उठा करें तो अपने साथ डायरी रख लिया करिए, पेन रख लिया करिए, ठीक है। कोई सपना आता हो तो लिख लिया करिए। सपने बहुत अच्छे होते हैं, कई तरह के सपने होते हैं। सपनों से आपको पता पड़ेगा आप क्या काम अच्छा कर रहे हैं, क्या काम गलत कर रहे हैं। कभी कभी सपने प्रॉफिटिक भी होते हैं, मतलब उनसे आपको ये बड़े सिंबॉलिक होते हैं। जैसे आपने किसी के साथ जो दिन में खराब काम किया है तो सपने में आपको आएगा आप किसी से कुछ खराब काम बोल रहे हो, और वो पर्सन नहीं होगा और आपको पता पड़ जाएगा अरे मैंने मीना को खराब चीज बोल दिया, तब जाकर उससे माफी मांग सकते हैं। तो सपने हमको बहुत ज्ञान भी देते हैं, ठीक है ना। सपनों को लाइट नहीं करना चाहिए। अगर खाना गलत से खाया है, खराब चीजें करी तो खराब सपने भी आते हैं, फालतू के इधर उधर। तो अनकॉन्शियस माइंड को सपनों को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा माइंड हमारी सोल से कनेक्ट करता है। सोल क्या है? सोल एक प्रकार का कॉस्मिक माइंड है, तो जिसको हम गॉड भी बोलते हैं। वो क्या है? बेसिकली हमारा कॉस्मिक माइंड है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने देखा होगा जो बहुत पहुंचे हुए महात्मा होते हैं उनके लिए 3 शब्द यूज करते हैं, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी एंड सर्वशक्तिमान, ठीक है। 3 वर्ड समझते हैं आप, ठीक है ना। ऑमनिशिएंट, ऑमनीप्रेजेंट एंड ऑमनीपोटेंट। सुना होगा आपने? एक दोनों के नाम लेता हूं। शिरडी साईं बाबा को जानते हैं आप लोग, ठीक है। रमन महर्षि को जानते हैं, वो देवर ऑमनिशिएंट, सब जानते थे,
हर जगह रहते थे, तो आपने कहानियां सुनी होंगी उनको, साईं बाबा को देखिए ना सब ने। तो ये बात बताती है हमको कि एक्चुअली हम लोग, हमारा जो एक माइंड, हायर माइंड कह सकते हो आप, ठीक है, गॉड को आप हायर माइंड भी बोल सकते हो। इसलिए दुनिया में इतने तरह के रिलीजन होते हैं, डिफरेंट तरह के, आपने देखा होगा, सब सही बात बोलते हैं। हम सब लोगों का माइंड कनेक्टेड है। अगर हम अपने माइंड को कंप्लीटली थॉट फ्री बना लें तो हम सब एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैं आगे बता, मेडिटेशन का पर्पस यही होता है कि हम फालतू विचारों को अपने छोड़ के माइंड को शांत करें। तो जितना माइंड शांत करेंगे उतना हमको दूसरे माइंड से कनेक्शन हो जाएगा। एक बात सुना है आपने, इन्फ्यूजन? कितने लोगों ने सुना है इन्फ्यूजन? इन्फ्यूजन वर्ड जानते हैं? जानते हैं क्या होता है? आप बता सकते हैं इन्फ्यूजन किसे बोलते हैं? जो भी इंग्लिश जानता है इन्फ्यूजन एक किस्म का प्रेमोनिशन कहते हैं, एक जो इन्फ्यूजन होता है। अभी बताता हूँ, लड़कियों को पता रहता है लड़के कैसे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनके विचार है, भगवान ने दिया। माँ के बच्चे के लिए माँ को दिया इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन एक अंतर ज्ञान है जो उसके लिए आपको कोई अकल नहीं चाहिए होती, उसके लिए अपने आप आता है। अपने आप आता है, अंतर ज्ञान बोलते हैं उसके लिए। संस्कृत में शब्द है प्रज्ञा। आपने सुना प्रज्ञा? प्रज्ञा उसी को बोलते हैं, वो कि किताबी ज्ञान नहीं होता। आपने देखा जितने भी कई हमारे संत हुए हैं, सरदार जी बताएंगे, गुरु नानक ने कोई किताबें थोड़ी पढ़ी थी, राइट सरदार जी? उनको अंदर से इंफ्यूजन सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो बॉडी ब्रेथ से कनेक्टेड है, ब्रेथ माइंड से कनेक्टेड है, माइंड हमारे सोल से कनेक्टेड है। उसको कॉस्मिक बॉडी बोल सकते हैं। इसलिए कई रिलीजन्स के अंदर गॉड को नहीं मानते, जैसे बुद्ध के अंदर है, महावीर के अंदर है, क्योंकि चीज तो वो सेम ही होती है, उसको नाम कुछ भी दे सकते हैं आप। बात समझ में आ गई बिल्कुल? अच्छा, माइंड जो है हमारा वो डिस्टर्ब रहता है जैसे दो चीजों से। हिंदी बोलते हैं राग और द्वेष। ये दो शब्द जानते हैं आप लोग? राग जानते हैं क्या होता है, द्वेष जानते हैं क्या होता है? एक होती है इंग्लिश, एक होती है हिंदी, एक होती है बोलचाल की हिंदी, ठीक है। राग मीन्स अटैचमेंट। राग बना रंग से, कहता हूं रंग गया, राग मीन्स अटैचमेंट। और द्वेष मीन्स अवर्शन, किसी चीज को चाहना, या हम कुछ चीज चाहते हैं जो मिल नहीं रही हमें, या हम कुछ चीज को नहीं चाहते उनसे दूर भाग रहे हैं। ठीक हो गया? तो हमारा माइंड इसी में लगा रहता है। मेडिटेशन का पर्पस ये होता है कि हम राग के प्रति भी अपना इक्विलिब्रिटी रखें। इक्विलिब्रिटी समझते हैं ना, सेंटर, और क्या बोलते हैं, संतुलन, ठीक है। तो एक राग के प्रति भी संतुलन रखें, द्वेष के प्रति भी संतुलन रखें। ये हमारा मेडिटेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। तो बीमारियां तो पैदा होती है, बात है आपने पढ़ा लिया, हमारी समझ ली क्या हो गया। हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है अगर बॉडी को हम टेंस रखते हैं, रिलैक्स नहीं करते। जैसे ही बॉडी टेंस होगी तो हमारे अंदर ब्रेथ के थ्रू माइंड में मैसेज जाएगा और बेकार की केमिकल सीक्रेट होनी शुरू हो जाएंगे। अब देखो जिन लोगों को बहुत लड़ाई करनी होती है तो बहुत अपने आप को स्टिमुलेट करते हैं, उन हार्मोन्स को रिलीज करते हैं जिससे हम खूब तेज काम कर सकें। एड्रेनलिन और नॉर्ड्रेनलिन सीक्रेट करते हैं, पता है ना। तो बॉडी को टेंस जितना रखेंगे उतना ज्यादा बीमारियां होंगी, बॉडी को जितना रिलैक्स करेंगे उतनी कम बीमारियां होंगी। बॉडी को रिलैक्स कैसे करेंगे? वॉकिंग करके, योगासन करके, अगेन ब्रीथिंग करके, स्ट्रेच करके। जब बॉडी को स्ट्रेच करके रिलैक्स करते हैं बॉडी रिलैक्स हो जाती है। योगासन करने वाले जानते हैं। आप में से कितने लोग योगा करते हैं? वो हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, सब लोग ही जानते हैं, पर थोड़ी बहुत आप स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, उससे बॉडी रिलैक्स हो जाती है। तो बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए इनको चाहिए एरोबिक एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, रिलैक्सेशन। डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट के बारे में सब लोग जानते हैं, तो उसके मैं बोलूंगा नहीं, बट क्वेश्चन आज कोई होंगे आपके प्रश्न बता दूंगा मैं। डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, बेसिकली फ्रेश, न्यूट्रिशियस, नेचुरल फूड विदाउट मच स्पाइसेस, फ्राइड फूड एंड टू मच सॉल्ट। सिंपल, क्लियर? यू डोंट नीड टू मच कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स टू डू। ब्रीथिंग के लिए, whenever mind is affected by wrong thoughts or problems, breath is affected. Have you seen people try to do that? बिना ब्रेथ के अफेक्ट हुए माइंड अफेक्ट हो ही नहीं सकता। कोई बच्चे को प्रॉब्लम आ रही हो, रो रहा हो, कुछ कर रहा हो, तो उसको बैठ के हमको अपने सांस पे ध्यान देना चाहिए और बच्चे से कहना चाहिए सांस पे ध्यान दो, कहते हैं ना उसको।
तो जितनी आपकी सांस कंट्रोल रहेगी उतना माइंड कंट्रोल रहेगा, ठीक है ना। तो बॉडी की जब माइंड डिस्टर्ब हो तो सांस पर ध्यान देना शुरू करो। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है कपालभाति भस्त्रिका कर सकते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब है नाड़ी शोधन कर सकते हैं, और थोड़ा कम डिस्टर्ब है तो सांस पर ध्यान देने से काम हो जाएगा, ठीक है। पर इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जैसे हर चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको, ठीक है। तो ब्रीदिंग से अच्छा माइंड के लिए क्या करना है, सब जानते हैं मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन क्या करना चाहिए हमको, जिस पॉस्चर में भी आपको कंफर्टेबल लगता है बैठ जाइए, ठीक है। बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए, सांस पर ध्यान दीजिए, सांस को नॉर्मल करने की कोशिश कीजिए। फिर आपके मन में आपके विचार आए तो उसके लिए कीवर्ड होता है दृष्टा भाव, साक्षी भाव। समझते हैं इंग्लिश वर्ड को, इंग्लिश में बोलते हैं विटनेसिंग, ऑब्जर्विंग, इंस्पेक्टिंग, ठीक है। जैसे बताता हूं मैं आपको, आप ट्रेन से जा रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेन से जा रहे हैं तो आपको पेड़ दिखेंगे, बहुत सारे जानवर दिखेंगे, और कुछ खराब चीजें दिखेंगी, कुछ अच्छी चीजें दिखेंगी, ठीक है। जानवर याद रहेंगे, जो अच्छा लगा था वो याद रहेगा, और जो खराब लगा था वो याद रहेगा। जैसे कभी कोई जाते हैं कि बहुत बैड स्मेल आती है, जहाँ पे कुछ कूड़ा करकट होता है ना, प्रोसेसिंग जब जहाँ होते हैं ना, यहाँ पर प्रोसेस करते हैं, काफी पूरी सिटी का कूड़ा करकट बदबू आती है। तो जो चीज हमको पसंद है वो हमें रह जाएगी माइंड में, जो पसंद नहीं वो रह जाएगी। तो मेडिटेशन का पर्पस यही है कि माइंड को सेंटर्ड करके जो भी चीज ज्यादा हमको बुरी लग रही है उसके प्रति विटनेसिंग में समझते हैं, जस्ट लुक एट इट, डोंट गेट इन्वॉल्वड इन इट। नॉर्मली हम फ्लो करते जाते हैं और पता ही नहीं पड़ता, चले जाते हैं, इससे कनेक्शन लेते हुए अमेरिका पहुंच जाते हैं, देखा होगा ना आपने। तो कोशिश करके धीरे धीरे वापस लाया जाए उसको, सांस पर ध्यान देंगे, आप बताऊंगे सांस के ध्यान से आपको वापस आ जाएंगे। हमारी इंटेंशन सही होनी चाहिए, कहते हैं नियत साफ होनी चाहिए मेडिटेशन के लिए। क्या साफ होनी चाहिए, नियत समझते हैं ना, नियत इंग्लिश क्या है, इंटेंशन, ठीक है। तो हमारी नियत साफ होनी चाहिए कि हम रियली चाहते हैं कि अपने आप को शुद्ध करें, ठीक है। अब ऐसे भी कर सकते हैं, बट मेडिटेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको अच्छी हॉबी लाते हैं उससे भी कर सकते हैं, म्यूजिक से कर सकते हैं, आर्ट से कर सकते हैं, डांसिंग से कर सकते हैं, एनीथिंग विच विल टेक यू टू द प्रेजेंट मोमेंट, हियर एंड नाउ, ऑलराइट। लेट्स सी, इमोशंस, बीमारियों का एक बड़ा सबसे बड़ा कारण होता है इमोशन। ये बताइए कि इमोशन की हिंदी भावना कह सकते हैं। ये बहुत अच्छा नहीं है, अच्छा। एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, मैंने भी आपको बताया कॉन्शियस मन होता है, एक अनकॉन्शियस मन होता है। हम जो भी चीजें करते हैं ना, उनके पीछे अनकॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड से नहीं करते हैं। अब आपको देखिए, हमारे अनकॉन्शियस माइंड को जितना हम नहीं जानते उतना कौन जानता है, घर वाले और पड़ोसी। आपको पूछना है मेरे अनकॉन्शियस माइंड कैसा है, तो अपने घर वालों से पूछो या पड़ोसी से पूछो, वो बता देंगे। आप थोड़ा पूछना चाहते नहीं, क्योंकि वो हमारे एक्शन देखते हैं, तुम्हें आ रही है, नहीं आ रही, क्लियर, कैसे अनकॉन्शियस माइंड को देखते हैं। तो बॉडी प्लस माइंड का कनेक्शन है, उसका सोल से कनेक्शन है। आई एम टॉकिंग इन अ वेरी साइंटिफिक फैशन। ओके, इमोशन की बात आई कि इमोशन में क्या होता है, जब कोई भी विचार हमारे अंदर बहुत गहरा घुस जाता है और एक हमारा बॉडी का पार्ट बन जाता है, जैसे कहते हैं ना, वो बहुत जल्दी बुरा मान जाता है। अच्छा सत्य बताइए, आप में से कितने लोग जल्दी बुरा मान जाते हैं? किसी ने कहा कि आप जल्दी बुरा मान जाते हैं? तो हाथ खड़ा करेगा नहीं, बट होते हैं कई लोग, ठीक है। तो आई डोंट वांट टू एम्बैरेस यू। तो कई लोग बड़ी जल्दी बुरा मान जाते हैं। जो बुरा मान जाते हैं तो वो उनके अंदर जाके बीमारी पैदा करने का भी कारण बन जाता है, नंबर एक। दूसरा बताता हूं, कई लोग हैं जो अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं करते और अंदर रख लेते हैं। कई लोग एक्सप्रेस कर लेते हैं, अच्छा कई ऐसे एक्सप्रेस करते हैं और बहुत गुस्सा हो जाते हैं, मारपीट भी करते हैं, वो भी गलत है। गलत है नहीं, वो भी इमोशन हो गई। तो एक तरफ तो नॉर्मल आदमी है, चुपचाप शांत रहता है, एक तरफ है जो बहुत गुस्सा करता है, मारपीट करता है, एक वो है जो अंदर ही अंदर, इसको बोलते हैं, घुटता रहता है, ठीक है। एक अंग्रेजी वर्ड का हिंदी बताइए मुझे, रिजेंटमेंट। किसकी इंग्लिश अच्छी है? रिजेंटमेंट को मतलब समझते हैं? एक दूसरा इंग्लिश वर्ड होता है इंडिग्नेशन।
अंदर ही अंदर कूदते रहना। कूदना समझते क्या होता है? आप बताइए कूदना क्या होता है? हाँ, अंदर परेशान होते हैं और किसी डिस्कस नहीं करते हैं आप। हाँ, तो विमेन के अंदर ज्यादा होता है, आदमी में कम होता है। आदमी एग्रेसिव ज्यादा होते हैं, गुस्सा करते हैं, मारपीट करते हैं, गुस्सा भी लड़ते हैं। ठीक है, लेडीज के अंदर ही होता है, स्पेशली हमारी सोसाइटी के अंदर ना, क्योंकि अब नई लड़कियां जो आ रही हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो डिफरेंट है, अब वो नहीं सुनती किसी की। बट पुराने जमाने के लोग थे ना, उनको बड़े शांत रहते थे कि बोलना नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, सास को कुछ नहीं बोल सकते आप। बहुत सास का क्लासिकल है, पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, पुराने जमाने के, कि एक जमाने में सास जो है वो बहुत अत्याचार करती थी, सुना होगा आपने। तो बहू के पास क्या ऑप्शन है? उड़ते रहना, बाय। बट आज के जमाने की लड़कियां उस मामले में अच्छी हैं, वो नहीं बोलती, ठीक है ना, वो सास को बना नहीं करती, वो भी अलग चीज है। क्या एनीवे, तो इमोशनल वाला समझना, इमोशंस क्या होती है? जब कोई भी भावना हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाती है, उसको इमोशंस होता है। कई तरह की होती है, ठीक है। एक और देखिए कैसे होते हैं। एक कुछ लोग होते हैं वो दुनिया की हेल्प करने में लगे रहते हैं, अपने घर का ख्याल नहीं करते, वो सुबह निकल जाते हैं, RSS में चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे, दुनिया का सब ख्याल करके शाम घर में आते हैं तो घर में पता पड़ा आटा भी नहीं, दाल भी नहीं, ऐसे भी होते हैं। उनको हेल्प कर दो तो सबकी हेल्प करने में लगे रहते हैं दुनिया की। कई लोग ऐसे शादी भी नहीं करते। एनीवे, तो इमोशन मतलब समझ गए आप लोग, ठीक है, इमोशन कैसे हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है। तो सारी चीजें आपको बता रहा हूं मैं, डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, टेंशन, नॉट अटेंडिंग टू ब्रीदिंग, नॉट प्रॉपरली हार्मोनाइजिंग इमोशन, ये सब करती है। और जो भारी चीजें हैं उनके बारे में तो बातें भी नहीं कर रहा मैं, केमिकल्स और टॉक्सिन्स एंड पॉइजन, दुनिया भर के आप कुछ कर नहीं सकते हैं। बट आई विल रिक्वेस्ट कि आप जो भी चीज खाते हो या तो खरीदते हो उसका लेवल जरूर पढ़ लिया करिए, क्या लिखा है उसके ऊपर। दुनिया भर का बकवास लगा रहता है, कोई केमिकल चीज कौन से हाथ से। ये बताइए मुझे, बॉटल वाटर कैसे अच्छा रहता है एक साल तक बोतल के अंदर? हमारा पानी के रखा रहता है तो साल में खराब हो जाता है। प्रिजर्वेटिव डाल के क्या होता है, लिखा तो होता नहीं है कुछ, उसका वो बढ़ा देते हैं तो शेल्फ लाइफ। कैसे कैसे अलग अलग प्रिजर्वेटिव, साइट्रिक एसिड हो गया, बट लिखा नहीं होता पानी की बोतल के ऊपर नहीं। वो तो छुपा के तो ये देखिए कितनी अच्छी बात बता रहे हो। एनीवे, तो खाने में केमिकल्स का ध्यान रखिए, उससे बहुत बीमारियां होती हैं आजकल, ठीक है। आजकल इतना ज्यादा कैंसर क्यों हो रहा है, कौन बताएगा? है जी, एक तो टॉक्सिसिटी की भी बात है, और दूसरी बात माइंड का बहुत ज्यादा रोल है, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, ठीक है, और इमोशन बहुत बढ़ गई है, लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि हम लोग प्रॉपरली हेल्थ का ध्यान नहीं दे पाते। तो आप सब लोग रिटायर्ड हो गए तो आप देख सकते हैं, बट आपके जो बच्चे होंगे उनकी लाइफ देखिए आप, सुबह उठते हैं 8 बजे, चले जाते हैं काम पर, 8 बजे आते हैं, राइट। तो वो होलिस्टिक लाइफ लीड कर सकते हैं? बताइए। कई लोग 12-12 घंटे काम करते हैं, तो आप लोग लगी है कि अब आपको चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल काम भी कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर सही हो बैठे I have a one got board from you. Then you have a lot of question answers, so you can clarify the question. If anybody that also, so you choose your boss. क्योंकि मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ तो मैं ब्रेन की बात बोलूँगी। ये टॉक अबाउट ब्रेन, तो जो इमोशन है बहुत बड़ी बात जो हम लोग सब जानते हैं कि भावनाओं का संगीत से बहुत अच्छा संबंध होता है। और म्यूजिक थेरेपी जो होती है कि अच्छा संगीत सुनना और उससे भी अच्छा गाना, और अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं कोई आदेश दे रहे हैं, भजन करना, कीर्तन करना, ये सब भी इमोशंस को नियंत्रण में करने के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। और तो ये एक बहुत हमारी की परंपरा की अच्छी चीज रही है। और इसे घर में अच्छे गाने लगाना, अच्छे भजन लगाना वगैरह, जिससे भी वातावरण हमारा अच्छा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हम क्वेश्चन आंसर सब में कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स कर देते हैं, बेसिक तो बना क्वेश्चन आंसर करते हैं सबसे, आप लोग प्रैक्टिस करा देंगे ब्रीथिंग और मेडिटेशन, ठीक है। हाँ कीजिए, हमारे पास एक माइक है। हम लोग की एक ही प्रॉब्लमिटी भी है, लेकिन साथ में प्रॉब्लम्स भी काफी देखने में आती है, जैसे पैर सबके गड़बड़ होने लगते हैं एज के बाद, टांगे जो हैं चलना ऊपर तक ठीक रहता है, ब्रेक वगैरह पर टांगे गड़बड़ा जाती है,
जाती हैं, आंखों की प्रॉब्लम, तो ये सब चीजें इनको योगा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट विद एज दे कम। दैट इज अ थिंग व्हिच आई डोंट नो हाउ टू स्टॉप इट, कैसे थोड़ा कम करें उस चीज को। ये आजकल देखें पैर तो सबके काफी गड़बड़ाने लगते हैं। देखिए इसका कारण बताता हूँ आपको। नॉर्मली ब्रेन में एक एजिंग प्रोसेस होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, ब्रेन सेल्स कम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप यंगर एज से ही अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करेंगे बाय ऑल काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज एंड योगा एक्सरसाइजेज एंड सम काइंड ऑफ मेडिटेशन एक्सरसाइजेज, तो ब्रेन सेल्स ज्यादा हेल्दी रहेंगी, ठीक है। अच्छा, ब्रीदिंग का बहुत इंटरेस्टिंग बातें भी तय नहीं हो पाया मुझे। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो सांस हमने अंदर ली, ठीक है, और सांस हमने छोड़ी, तो ये हमने सांस अंदर ली, ये हमने सांस छोड़ी, मगर सांस लेने के बाद हम यहाँ पे कुछ माइक्रो सेकंड का पॉज पैदा कर देते हैं, रुकावट। हमने सांस ली, हमें पता नहीं होता हमारी सांस रुक जाती है, फिर एकदम छोड़ते नहीं। तो जितनी देर आपने सांस को नहीं लिया है उतने सेकंड के लिए ब्रेन डेड है, ठीक है। तो रात को जब हम सोते हैं, अगर हम सांस अच्छी नहीं लेंगे तो रात में अपने कंडीशन का नाम सुना है, स्लीप एपनिया सिंड्रोम। किसी को है स्लीप एपनिया? किसी को है? आपको यूज करती है मशीन रात को? अच्छा सुनिए, जो लोग खुराकें लेते हैं रात को उनको स्लीप एपनिया होता है, सिंपल, ठीक है। स्लीप एपनिया सिंड्रोम। तो खुराकें लेने का मतलब होता है कि हम लोग प्रॉपर्ली ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं, तो ब्रीदिंग में पॉज भी आ जाता है। तो जितना ज्यादा ब्रीदिंग अच्छी रहेंगे उतना ज्यादा ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगा। जो सारी प्राणायाम की एक्सरसाइज है, नाड़ी शोधन है, ब्रेथ अवेयरनेस है या भ्रामरी है, सिंपल बता रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, उससे आपको ब्रेन का क्वालिटी अच्छी रहेगी। हर चीज जो मैं बता रहा हूँ, ब्रेन इज अल्टीमेट। पाँव की जो बात बता रहे हैं ना, पाँव हमारा कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करते हैं। तो जैसे जैसे जितनी आप, अब देखो आपका एग्जाम्पल देता हूं मैं, आपने देखा कि 85-90 साल के लोग बहुत अच्छा चलते हैं। हाँ, इसीलिए कि उन्होंने खाना अच्छा खाया है, सोचा अच्छा है। कुछ आपकी जेनेटिक्स भी होती है। आपकी जेनेटिक्स कैसी है? कई बीमारियां फैमिली में चलती हैं। तो पाँव के गड़बड़ाने का कारण यही है कि हमारा ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन पार्ट है ब्रेन का, जिसको सेरेबेलम बोलते हैं, हमारा ब्रेन होता है, बहुत छोटा सा बना रहा हूं मैं, ठीक है, और उसके नीचे एक सेरेबेलम होता है, ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करता है। तो जो लोग भी योगा करते हैं और जिन्होंने प्रॉपर डाइट खाई है, तो ओल्ड एज को हेल्दी बनाने के लिए यंग एज से ही आपको ये सारी प्रिकॉशन रखनी चाहिए। बच्चों को बोल सकते हो, जैसे जिस घर में भी जिस भी सीनियर सिटीजन को कोई बीमारी है, तो उस बीमारी के प्रिवेंशन के लिए उन बच्चों को ख्याल रखना चाहिए। जैसे किसी के फादर को डायबिटीज है तो बच्चों को भी शुगर कम खानी चाहिए। किसी की मदर को ब्लड प्रेशर है तो बच्चों को सॉल्ट कम खाना चाहिए। किसी के पेरेंट्स को कोलेस्ट्रॉल है तो उनके बच्चों को फैट कम खाना चाहिए। इस तरह मतलब हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो ब्रेन को हेल्दी करने का ये कारण है। और आप जो बता रहे थे वॉकिंग के लिए, पाँव के लिए, वो ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन एरिया है उसकी सेल्स स्ट्रॉन्ग होने से ज्यादा होता है कुछ लोगों को, इसलिए योगा करने से भी उसको होता है। अपने लिए लगता है इसमें एक और चीज भी है, जैसे जब मैंने बोला कि सांस वगैरह से ब्रीदिंग से हम कर सकते हैं, इसी तरह से जिस चीज में प्रॉब्लम हो रही होती है उसके लिए अगर एक्सरसाइज की जाए, बैलेंसिंग एक्सरसाइज भी होती है, वॉकिंग एक्सरसाइज, लेग्स की एक्सरसाइज, तो इससे नए नर्व्स के कनेक्शन बन जाते हैं। तो इनफैक्ट एक ताई ची की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, मूवमेंट्स फॉर बेटर बैलेंस, यहाँ पर भी होती होगी। तो स्पेसिफिकली योगा में भी होती है, नहीं फिजिकल प्रैक्टिस भी सिखाते हैं एक्सरसाइज। आपने कराटे किट देखी? कराटे किट मूवी
हाँ, एक टाइप की एक्सरसाइज होती है, हम देखा हुआ जो फ्लोइंग मूवमेंट होते हैं उनके अंदर, तो उसमें बहुत अवेयरनेस बॉडी की सिखाते हैं, उससे भी काफी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है। हर चीज के लिए आपने बहुत सारे एक्सरसाइज टाई ची बोलते हैं, बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन के लिए। फिजिकल थेरेपिस्ट से बात कर सकती हैं, वो आपको पाँव की एक्सरसाइज सिखा देगा थोड़ी देर। डॉक्टर साहब, आपने अभी बोला कि सांस लेने और छोड़ने के बीच में अगर थोड़ा रुकती है सांस, हाँ। तो ब्रेन डेड हो जाता है। माइंड तो सही नहीं गिरा है, हाँ, तो ये हार्मफुल है बॉडी के लिए या नहीं? ये डेफिनेटली हार्मफुल है, इसीलिए आगे जाके आपको स्लीप एपनिया हो जाता है। तो एक बात मैं कहना चाहूंगी कि हम लोग क्लासिकल म्यूजिक में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि कितनी देर हम सांस रोक सकते हैं, तो अगर हार्मफुल है तो। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छी बात। देखिए, म्यूजिक का म्यूजिक हो, ठीक है ना, जैसे मार्शल आर्ट होती है, उसमें कुछ एग्रेसिव मार्शल आर्ट भी होती है, बॉडी लिफ्टिंग होती है, वेट लिफ्टिंग होती है। आपको पता है कि काफी ये जो एग्रेसिव गेम्स होते हैं ना, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, इन लोगों को ओल्ड एज में जाके क्या होता है पता है आपको? इनका ब्रेन बहुत खराब हो जाता है। मोहम्मद अली का नाम सुना है आपने? उसको इतनी बॉक्सिंग पड़ी, उसका ब्रेन खराब हो गया, पार्किंसन डिजीज हो गई थी। तो बहुत ज्यादा इसीलिए बहुत एग्रेसिव चीजें अच्छी नहीं होती बॉडी के लिए। तो आप जो ब्रेथ रोकने की बात कर रहे हैं, न्यूरोलॉजिकली और योगिकली और स्पिरिचुअली भी ब्रेथ को रोकना ठीक नहीं होता, ठीक है? किसी पर्टिकुलर पर्पज से आप कर रहे हैं तो अलग बात है, मगर ब्रेथ को रोकते समय आपको उस समय पूरा अवेयर रहना पड़ता है कि मैंने ब्रेथ रोकी हुई है। आप कुछ और माइंड को इधर नहीं ले जा सकते अगर आपको ब्रेथ रोकना है तो। जैसे आपने देखा ना, कभी कभी बच्चियों देखने रहते हैं, मुझे बड़े ध्यान से सांस रुक जाती है क्योंकि सारा माइंड इसमें लग जाता है। हम जब टेलीविजन देखते हैं तो आपको पता नहीं कितनी प्रॉब्लम होती है, आप सांस पे ध्यान देते नहीं, आप उसमें लगे रहते हैं, देखते हैं कौन क्या हुआ, आप थोड़े ध्यान देते हैं। उनकी इमोशन में बहते जाते हैं, और तो आप भी रोते हैं, बाहर आपको पहुंच जाए निकल जाते हैं। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सांस पर ध्यान देने में सांस को रोकना नहीं है। योगा में भी नीना जी, जो आप बोल रहे हैं म्यूजिक का, तो मुझे समझ में आया, कुछ म्यूजिशियन से सुना है कि वो बहुत लंबा करके सांस को हलाते हैं, राइट? कि उनकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, वो लंबा सांस लेके फिर धीरे धीरे छोड़ते हैं। वो बहुत अच्छी चीज है, वो सांस रोकना नहीं है, सांस को लंबा करना है। और मैंने आशा भोसले जी का भी एक वीडियो सुना था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम यही प्राणायाम करते हैं, बहुत लंबा करके सांस को निकालते हैं, तो उससे तो टॉक्सिन्स निकलते हैं। वो तो सांस रोक के रखना, ये अगर प्रैक्टिस करते हैं तो बदले नहीं, लंबा रखना अच्छी बात है। वो क्रैम्प्स बोलते हैं, हाँ वो क्रैम्प्स होते हैं। क्रैम्प्स से ये होम्योपैथिक दवाई होती है, आप किसे ले सकते हैं। हाँ जी सर, वो तो कुछ समय के रोक देखिए, ये तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें 1440 मिनट होते हैं। तो आप 1 घंटे से ज्यादा थोड़े रहते होंगे और हमेशा थोड़ी सांस को रोक रहे हैं। जब किसी कारण सांस रोकना पड़ जाए तो अलग बात है। मैं तो गवर्नमेंट प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, कोई प्रोफेशन, आप लोग सबकी बात कर रहा हूँ ना, आप लोग थोड़ी देर ज्यादा सुनने के लिए जा रहे हो। तो जब रोकना पड़ जाए सांस, वो अलग चीज है। किसी जैसे बता रही थी मैडम, म्यूजिक के लिए रोकना पड़ जाए, बट एवरेज बात चल रही है, जब हम बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उसमें सांस पर ध्यान देते हैं, जितना दे सकते हो उतना अच्छा। इट्स काइंड ऑफ क्यूमुलेटिव चीज है, जब जितना ज्यादा खाना खा रहे हैं जिंदगी भर उतना चलाना समझने लगेगा। यस सर, मेरा भी सवाल इसी से रिलेटेड है जी, कि हम लोग के अध्यात्म में भी आता है जी, प्राणायाम का जो विधि है, रोजर उमर करके जी, आप लोग ने भी पढ़ा है। हाँ, तो रोजर उमर से उसमें क्या होता है कि जैसे 2 का 1 की एक सांस लिए हुआ है और फिर उसका डबल उसको ब्रेक करना होता है, मतलब रुकना पड़ता है, फिर 2 की उसको रिलीज करना पड़ता है। तो ये तो बहुत चीज से चला आ रहा है। तो ऐसा मतलब गीता में भी भगवान इस बात को लिखेंगे कैसे प्राणायाम करना है, उसका आंसर देता हूँ। हाँ, मतलब हल्का लिए, फिर रोके, फिर उसको रिलीज किया नॉर्मली। तो आपका उसमें तो आप जो बोल रहे हैं वैसा वाला बात उसमें नहीं आता है ना?
आपका जब प्रश्न खत्म हो जाएगा मैं हंसता हूँ। हाँ, जैसे कि ऊपर ज्यादा रोकना नहीं है, जैसे अगर 2 सेकंड में ऊपर बता रहे तो 4 सेकंड रोकना है, फिर 2 सेकंड में रिलीज करना है। 2, 4, 2 का उस हिसाब से रहता है। हमारे इंस्टीट्यूट ने हमारे इंस्टीट्यूट ने मैंने रिसर्च करी है कुंभक और हेल्थ के ऊपर, ठीक है। जितने भी कुंभक प्राणायाम की किताबों में लिखे गए हैं वो उस जमाने के लिखे गए जब आदमी की लाइफ बहुत बैलेंस होती थी, और काफी जो प्राणायाम है ये योगी और ब्रह्मचारी लोग किया करते थे, ठीक है। साधारण आदमी के लिए पहले सांस को लंबा करना आना चाहिए। जब आपकी सांस काफी लंबी हो जाए तब उसको रोकना चाहिए। बाय एंड लार्ज कुछ भी सिखाया जाता हो आपको, उसमें हमारे बहुत रिसर्च हुई है, स्वास्थ्य की दृष्टि से सांस का रोकना हानिकारक है। सब लोग रिपीट कर सकते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से सांस का रोकना हानिकारक है, इसमें कोई डाउट मत करिए। अगर आपने जिंदगी भर प्राणायाम किया है और आपकी सांस काफी लंबी है, हमारे गुरुजी बोलते थे जब आपका एक सांस 60 सेकंड की हो जाए तब सांस को रोकिए। आपने ये भी कहा कि अगर सांस रुकती है और आप कॉन्शियस हैं, अवेयर हैं कि रुकी है, जारी है, तो फिर वो हानिकारक। हाँ बिल्कुल ठीक बात है आपकी। तो नहीं, हाँ लेने और छोड़ने में 60 सेकंड की होनी चाहिए। 30 मिनट का अंदर लेना, 30 सेकंड का बाहर छोड़ना। जब इतनी हो जाए तब सांस रोक सकते हैं आप। हाँ, जैसा उन्होंने बताया कि मेडिटेशन के भी ट्रू है, जो भी चीज करें आप बहुत एडवांस, उस समय आप पूरा उस पर ध्यान दीजिए। अब आपको एग्जाम्पल लेता हूं, अगर आपका मन बहुत विचलित है और जैसे मानिए आपका कुछ घर जल गया, उस समय आप सांस रोकेंगे, कुंभक करेंगे? अगर आप कुंभक करेंगे तो आपको बहुत नुकसान होगा। कुंभक एक प्रकार की एनहांसमेंट प्रोसेस है ब्रीदिंग को एनहांस करने के लिए, ठीक है ना, जैसे वेट लिफ्टिंग करते हैं खूब सारा। तो जब आप सांस को रोकते, आप सांस रोकने को भूल जाइए, सांस पर ध्यान दीजिए बस। आपके जब प्रश्न खत्म हो जाएंगे तो मैं सांस की अवेयरनेस के एक्सरसाइज दिखाऊंगा आपको। कोई प्रश्न हो तो बताइए, तभी भी सिखा सकता हूँ। यू डिसाइड। योग करने के बाद भी हमें प्रॉब्लम हो जाती है जी। योग मैं करती हूँ, लेकिन महीनों दिन से कर रही हूँ अभी भी, लेकिन मैं अभी नीचे नहीं बैठ पा रही हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो रही है जी। खास करके इस पोर्शन में, बैक में। जी। तो योग करने के बाद ये प्रॉब्लम हो सकती है क्या? और लोग में जैसे बोलते हैं ना कि 5 टाइम्स लीजिए और 10 टाइम्स छोड़िए, 5 टाइम्स सांस को लीजिए और उसको 10 टाइम करके छोड़िए, तो ये कितना तक सही है वो मैं जानना चाहती हूँ। हाँ, आपका पहला प्रश्न आंसर तो ये है कि आपने कितनी उम्र में योगा शुरू किया था? काफी लंबा टाइम हो गया। अच्छा, ऐसा होता है कि हर एक की बॉडी अलग होती है, ठीक है। जी। और कभी कभी कई चीज जेनेटिक्स भी होती है, हमारे जीन्स किस तरह के, कई लोग जीन्स बहुत अच्छे होते हैं, हमने कई लोग बहुत यंग लगते हैं, 70 साल की उम्र में यंग लगते हैं, कई लोग 60 साल की उम्र में बहुत बुढ़े लगते हैं, तो इसलिए भी होता है। आपका दूसरा क्वेश्चन था 5 टाइम लेना और छोड़ने का, उसका मेन मतलब ये है कि आपको सांस पर ध्यान देना चाहिए। आप ले भी सकती हैं, कई बार छोड़ भी सकती हैं, पर पूरे समय उसमें ध्यान देना चाहिए जो आप कर रहे हैं उसको एक्सरसाइज। दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट। एक आप जो एक्सरसाइज बता रही है ना, हम एक एक्सरसाइज को करते हैं, हम सांस को छोड़ते हैं सांस के लेने की दुगनी मात्रा में, ठीक है। वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, क्योंकि योगा में इनहेलेशन मतलब आप सांस को नरिश कर रहे हैं, शक्ति ला रहे हैं, और एक्सहेलेशन मतलब आप सारी अपनी गंदगी निकाल रहे हैं। तो गंदगी जितनी ज्यादा निकल जाए उतनी अच्छी है, ठीक है। तो एक्सहेलेशन आपका इनहेलेशन से दुगना लंबा हो तो बहुत शरीर के लिए बहुत अच्छा है। हमको इतनी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है जितनी डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है। डिटॉक्सिफिकेशन समझते हैं? जो सारी गंदगी हमारे अंदर, कितना पोल्यूशन है देखिए। तो जब तक आप सांस को गहरा नहीं छोड़ेंगे पोल्यूशन कैसे निकलेगा? समझ में आ गया? तो हमेशा सांस पर ध्यान देना है, तो छोड़ने पर देना है। आप लोग जब प्राणायाम शुरू भी करते हो तो सांस मत लिया करो, पहले छोड़ा, पहले छोड़ना है फिर लेना है। हमारे कहते भी हैं आप जितना दान देते हो उतना आपके पैसा आता है, और जो जितना पैसा अपने पास संभाल के रखता है उसको मिलता है कुछ। सभी लोग कहते हैं तो पहले छोड़ो। पानी में भी होता है, पहले पीछे फेंकना पड़ता पानी, फिर आगे
तो यू आर राइट। प्राणायाम तो रिकमेंडेड है, मच टॉप ऑल्सो। और जब प्राणायाम किया जाता है तो ऑब्वियसली कॉन्शियस माइंड इज कनेक्टेड। करेक्ट। तो अगर कॉन्शियस माइंड कनेक्टेड है और प्राणायाम करते हैं तो उसमें क्या उस हालत में भी प्राणायाम का कर रहा है, सांस का रोग का हानिकारक है? देखिए, हमारी जो रिसर्च बताती है, क्योंकि रिसर्च बहुत जगह हुई नहीं है, ऐसा है, आपने देखा होगा जितने भी शास्त्र हैं वो जब लिखे गए थे तो उन लोगों के लिए चीजें बनी थी। जैसे हमारा सिंपल नहीं कहते, हमें 4 वो होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास होते थे पहले। आज के जमाने में ये पॉसिबल नहीं। अब तो आपको सब इकट्ठे चलाने पड़ेंगे। संन्यास का एटीट्यूड रखिए, घर से अटैच मत होइए, काम भी करिए, ठीक है ना। तो इस तरह से ये प्राणायाम का कंफ्यूजन इसलिए है कि जो सारे प्राणायाम बुक के अंदर डिस्क्राइब हैं वो थ्योरेटिकल चीजें तो थ्योरेटिकल सिखाते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं होता है। तो सांस पर ध्यान देना, सांस को लंबा करना और छोड़ने वाली सांस को गहरी करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुंभक बहुत बाद में आता है जब आपने सब कुछ कर लिया। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। कुछ मैडम बोल रही पहले। यस माइक ले लीजिए, फिर आपके बात सब लोग सुन पाएंगे नहीं। सांस दोनों लक्षणों से लेना चाहिए, एक लक्षण से लेने से नुकसान होता है। ओके, आपका जवाब देता हूं। हमारा राइट नॉस्ट्रिल जो है वो लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड रहता है, हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो है वो राइट ब्रेन से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के अंदर दोनों नाक से बारी बारी सांस लेके अपने ब्रेन को हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो राइट से सांस लेते हैं, लेफ्ट से सांस लेते हैं, दोनों को हम हार्मोनाइज करते हैं। जब वो हो जाता है तो सारा ध्यान यहाँ पर रख के फिर दोनों नाक को देखते हुए सांस छिका रही है, ठीक है। हर हमारे बॉडी के अंदर एक क्लॉक होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं इन्फ्रेडियन रिदम। आपने सुना है सर्केडियन रिदम? हर 24 घंटे में चेंज होता है, सुबह शाम, ठीक है। एक होती है अल्ट्रेडियन रिदम, हर महीने मैसेज आते हैं लेडीज को। एक होती है इन्फ्रेडियन रिदम, हर 60 से 90 मिनट बाद, हर 60 मिनट में हमारा सांस राइट से बैठ से लेफ्ट में चला जाता है, ठीक है। हर 60 से 90 मिनट में लेफ्ट से मुख फ्लो करके राइट को आता है, तो हमारे ब्रेन बैलेंस रहते हैं। अगर उसको हम डेलिबरेटली नाड़ी शोधन से राइट से लें, फिर लेफ्ट से लें, फिर राइट से लें, कई तरह से कर सकते हैं उसको। दोनों से लेते हैं तो, और बीच में भी दोनों से लेते हैं तो दोनों ब्रीदिंग बैलेंस हो जाती है, तो ब्रेन बैलेंस हो जाता है। नाक काय से कनेक्टेड है? ब्रेन से। नाक क्या करता है? सांस लेते हैं, ठीक है, और सूंघते हैं। सबसे ज्यादा नाक किसकी डेवलप होती है? कुत्ते की। सबसे कम नाक किसकी डेवलप होती है? हमारी। तो ईश्वर ने कुत्ते को स्मेल की पावर दी हुई है। इंसान के अंदर स्मेल की पावर इमोशन में चेंज हो जाती है। तो इमोशन में हम लोग सबसे आगे हैं और सूंघने में कुत्ता सबसे आगे। तो हम लोग इमोशन से पहचानते हैं, कुत्ता स्मेल से पहचानता है। तो ब्रेन जो है, नाक ब्रेन का बड़ा अच्छा कनेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। इसलिए ब्रीदिंग का भी कनेक्शन है, ठीक है। जैसे हमने बताया तो नाक ब्रेन से कनेक्टेड रहती है, तो उल्टा चक्कर होता है, राइट इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। तो दोनों सांस से, दोनों मोशन से सांस लेना चाहिए, उससे आपका ब्रेन बैलेंस हो जाता है। क्लियर सर? यस सर। एज के साथ में नींद की जो प्रॉब्लम होती है काफी होती है कि नींद नहीं लगती है जल्दी, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। एज वाले जो है बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास में, ऐसे भी पेशेंट्स आए हैं। मैं इमोशनल काउंसलिंग करती हूँ। आप क्या करती हैं? मैं इमोशनल काउंसलिंग करती हूँ, तो मेरे पास में नींद से जो संबंधित है पेशेंट्स वो आते हैं कि नींद नहीं आती है और बहुत सारे थॉट्स आते हैं। तो एक मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप 2 घंटा चैंटिंग करिए, तो आपका अच्छी चीज है। तो फिर ओंकार करने से उनका थोड़ा ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। लेकिन मेरे पास में ऐसे भी पेशेंट आए हैं जो रात में बिल्कुल नहीं सोते हैं, आप कितनी भी उनको दवा दे दीजिए, नींद की गोली खा लीजिए, खिला दिया है, ओंकार करा दिया है, सालों साल रहती है, 10 साल से चलेगी सब पेशेंट
आप बताओ। कि नींद नहीं आती है, और एज वालों को क्यों नींद नहीं आती है? जी जी, किसको नहीं आती? एज जैसे एज बढ़ती हाँ, है, बताओ। नींद कम होती है। ओके, आपका आंसर देता हूँ। थैंक यू। ऐसा है, इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक इंसोम्निया एज ए डिजीज, ठीक है, एक इंसोम्निया ड्यू टू फिजियोलॉजिकल रीजन। तो जो एक कैटेगरी है जिनको नींद नहीं आती, उनके लिए उन्हें शाम को कुछ एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है, और सोने के पहले 15 मिनट नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए, और उनको सोते समय सांस पे ध्यान देते रहना चाहिए, और सांस पे ध्यान देते रहना तो वो नींद आ जाएगी उनको, ठीक है। फिर जब उनकी नींद टूट जाए तो दोबारा उनको फिर दोबारा सांस पे ध्यान देते रहना चाहिए अपने नाक के ऊपर, उनको विचारों में जाने नहीं चाहिए, ठीक है। ओम चैंटिंग बहुत अच्छी है। रात को टेलीविजन नहीं देखना चाहिए उनको, जिनको नींद नहीं आती है, ठीक है। और सेल फोन का भी चक्कर है आजकल, कई लोगों को नींद नहीं आती तो सेल फोन लेकर बैठ जाते हैं, वो ठीक नहीं है। तो नींद ना आने पे बाहरी चीज से, बाहरी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन नहीं करनी चाहिए हमको, इंटरनल सोचना चाहिए। ओम चैंटिंग कर सकते हैं, रिलैक्सेशन म्यूजिक लगा सकते हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, और ब्रेथ अवेयरनेस कर सकते हैं। फिर इंसोम्निया डिजीज भी होती है, ठीक है, उसके लिए साइकेट्रिक और मेडिकल फिजिशियन को देखना पड़ता है इंसोम्निया क्या हो रहा है, क्यों आदमी नहीं सो पा रहा है, और कई जेनेटिक्स भी होते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट देना पड़ता है, आदमी क्यों नहीं सो रहा है। जो लोग बिल्कुल नहीं सो पाते हैं उनको डिजीज होती है, दे हैव टू सी ए साइकेट्रिस्ट और ए फिजिशियन और न्यूरोलॉजिस्ट टू सी व्हाई दे आर नॉट स्लीप, जो बिल्कुल नहीं सो पाते हैं। ये बीमारी भी होती है, कभी कभी उनके लिए होम्योपैथिक और अच्छी दवाइयां होती हैं, और एलोपैथिक दवाइयों से तो टेम्परेरी इफेक्ट ही होता है। हाँ, उसको इंसोम्निया की डिजीज है, इट्स ए डिजीज, इट्स नॉट नॉर्मल थिंग। जैसे हाई ब्लड प्रेशर डिजीज है, नहीं है। हाँ, तो वी हैव नॉट एक्सेप्टेड इंसोम्निया इज आल्सो डिजीज, इट इज बी ट्रीटेड एज ए डिजीज। हाँ, ट्रीटमेंट कराना चाहिए, देखना चाहिए क्या करना करेक्ट। हाँ, बिल्कुल होता है। वो जो कैटेगरी आती है ना, बिल्कुल नहीं सोते हैं, हाँ, उनको आपको साइकियाट्रिस्ट में भेजना चाहिए, और उसमें आपके नॉलेज के लिए होम्योपैथी में उसके लिए अच्छी दवाइयां हैं। अच्छा, जो आप साइकियाट्रिस्ट में भेजेंगे ना, तो स्लीप स्टडी करके देखते हैं, एक रैम स्लीप और नॉन रैम स्लीप होती है, तो स्लीप स्टडी से बहुत बड़ा हो जाता है। अब उसमें पॉलीसोमनोग्राफी होती है, रात को लेकर साइकियाट्रिस्ट स्टडी करते हैं ईजी को, वो कराना चाहिए। They need a sleep study to find out why the insomnia is there. हाँ, बता रहा हूँ ना, आपको स्लीप स्टडी करानी जरूरी है, और होम्योपैथी के अंदर कोई दवाई अच्छी है। ये पैरों में झंझनाहट बहुत होती है, झंझन झंझन करके बहुत ज्यादा झंझनाहट होती है, कभी कभी इतनी ज्यादा हो जाती है मतलब कि उठ भी नहीं सकती। आप क्या दवाइयाँ ले रही हैं? वो गैस की बस दवाई ले रहे हैं, और कोई दवाई नहीं। और कोई दवाई नहीं? कभी कोई दवाई नहीं आपको? नहीं, गैस की दवाई अभी बदल के दी है डॉक्टर ने। अच्छा, उसी के बाद अभी कम था, अभी ज्यादा हो देखिए, गया। इनकी तो मेडिकल प्रॉब्लम है, इनको पेरिफेरल न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसका कॉज ढूंढना पड़ेगा। कॉमनेस कॉज होता है, कोई टॉक्सिन्स इनकी बॉडी में जिससे हो रहा है, वाइटामिन डेफिशिएंसी से हो जाता है, B12 डेफिशिएंसी से, डायबिटीज से हो जाता है, ठीक है। तो न्यूरोपैथी होगी तो देखना पड़ेगा न्यूरोपैथी से जो झंझट हो रही है ना, ये क्या कारण है। B12 की कमी से हो जाता है, टॉक्सिन से हो जाता है, डायबिटीज से हो जाता है, ये तो नहीं है, बट एल्कोहल से भी हो जाता है न्यूरोपैथी। हाँ, ये आप नहीं करती है न्यूरोपैथी से। क्या होता है, न्यूरोपैथी की तरह जाती है, नर्व्स अफेक्ट हो जाती है, तो पैर न्यूरोपैथी है, मुझे बता रही है। हाँ, न्यूरोपैथी से होगा आपकी। हाँ जी, मेरे को एक्चुअली ब्रेथ और नींद पे अलावा मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जिसमें क्रैम्प का जिक्र किया था। हाँ, तो सुबह सुबह आप सोते रहे, सुबह थोड़ा मूवमेंट करते हैं, क्रैम्प काफ़ी आते हैं, पेनफुल आते हैं,
उसकी वजह क्या है तो आप कैसे होम्योपैथी? देखिए, आज तक किसी को क्रैम्प का कारण पता पड़ा नहीं है। उसके लिए 2 ट्रीटमेंट होते हैं। अमेरिका में क्वाइनाइन देते हैं, क्विनीन, ठीक है। होम्योपैथी के अंदर ड्रग होती है क्यूप्रमेटलिकम, वो आप होम्योपैथिक से बात करके ले सकते हैं। क्रैम्प का कारण किसी को आज तक पता नहीं पड़ा, दुनिया में रिसर्च चल रही है 50 साल से, ठीक है। एलोपैथी में क्विनीन देते हैं, होम्योपैथी में क्यूप्रमेटलिकम दवाई देते हैं, वो ले सकते हैं। कारण नहीं पता किसी को भी आज। That's for immediate relief or it overcomes the problem? Yes. Does it overcome the problem in the long Yes, run? it does. अब थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं 5 मिनट। यस नो, एक लास्ट क्वेश्चन और है भाई साहब के पास। डॉक्टर साहब, आप न्यूरोलॉजी में स्पेशलिस्ट हैं। जी इंट्रोवर्ट बिहेवियर, जी इंट्रोवर्ट हाँ, बिहेवियर हाँ। इन चिल्ड्रन, जी particularly the age group of 10 to 15. हाँ। Is there any drug therapy or is it exclusive in psychiatric domain? Okay. Actually, introvert and extrovert is not really in psychiatric domain. It is a kind of personality many children have. They are born with. Okay, so in genetics. कुछ लोग कम बोलते हैं, कुछ लोग ज्यादा बोलते हैं, तो साइकियाट्री को बीमारी नहीं है इंट्रोवर्ट में, बट a child psychologist or counselor can do a lot of things with children to bring up their personality, involve them in something more external, friendship, sports, music, dance. तो कहते हैं ना घर से बाहर निकलो, तो ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे बच्चे को उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी एक्सट्रोवर्ट हो जाए। वो सब किया गया, लेकिन वो बच्चा हाँ, देखिए कैसा है, मैं अमेरिका में रहता हूँ, हमारे यहाँ वी आर लॉट ऑफ चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट एंड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। मेरे ख्याल से इंडिया में चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कम होते हैं शायद, राइट? और प्रॉब्लम बहुत है बच्चों को, तो इंडिविजुअल केस के लिए देखना पड़ेगा क्या है बच्चों को। जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, पर कोई बीमारी नहीं है, ये पर्सनैलिटी है। नहीं, डोंट थिंक ऑफ ड्रग थेरेपी, नो, अनलेस बच्चे को कुछ और हो, उसको ऑटिज्म हो सकता है, कुछ और हो सकता है ना, तो यू शुड सी अ चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। अगर प्रॉब्लम हो रही है। One more question. The topic, one topic is mentioned science and spirituality. Science is based on logic and reasoning, जी whereas spirituality is based on belief, करेक्ट। unquestioned belief. हाँ, Is there any possibility of rendezvous point for these two come together? well, the rendezvous point for science and spirituality is all the research that is going on in science is proving out spiritual truth. Okay, so for example, lot of experiment in quantum physics have proved that we are all interconnected. Okay, how are we interconnected? हम लोग एक इंटर से बैठे हुए हैं, जितनी भी सांसें आप लोगों ने छोड़ी हैं, हम सबने उनको लिया है, जितनी भी सांसें हमने ली हैं, उनको दूसरों ने भी लिया है, तो हम एक दूसरे से कनेक्टेड वैसे ही हो गए। ठीक है, साइंटिफिक प्रूफ है। आज इस समय टेस्ट अवेलेबल है कि अगर आपके अंदर कोई मॉलिक्यूल मेरे अंदर भी है, आ गए वो अंदर, इसी टाइम देखा हो खराब आदमी होता है, हम उससे बैठना पसंद नहीं करते, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल हमारे अंदर आते हैं, साइंस ने प्रूव किया। तो बहुत सारी स्पिरिचुअल ट्रुथ जो साइंस प्रूव कर रही है। हमारे स्वामी रामानंद में मेरे टीचर हैं, उन्होंने अमेरिका में एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, उन्होंने अपने माइंड की पावर से अपने हार्ट को रोका हुआ है, ब्लड प्रेशर चेंज किया हुआ है, पल्स चेंज किया हुआ है, सेरेब्रल में सारी चीजें हैं। बट जो साइंटिफिक लोग होते हैं वो प्योर इंटेलेक्चुअल होते हैं, इसको एक्सपीरियंस करना पड़ता है। आई एंड यू आर इंटरकनेक्टेड, यू एग्री विद दैट? बट उसको प्रूव करने के लिए बहुत मुश्किल है कि साइंटिफिक प्रूव किया, लोगों ने किया हुआ आपको। आप अमेरिका में बैठे हैं, आप तो सोच रहे हैं और आपके विचारों को अप्रिशिएट किया जाता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं इस बारे में। बट हमारे भारतवर्ष के अंदर एक्सपीरियंस को ज्यादा ध्यान दिया गया, एक्सपीरियंस करिए, ठीक है। अब बैठ के हम लोग ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। सब लोग आप बैठ जाइए, जो भी बोलना है तो उसको पकड़ूंगा। किसी भी कंफर्टेबल पोस्टर में बैठ जाइए, तो चीजें नीचे रख लीजिए,
चश्मा चाहे तो आप मेरे घर से आप ये सीधे ले लीजिए। ये आप लोग आप किसी भी आरामदायक पोजीशन में बैठ जाइए, चश्मे को नीचे कर लीजिए। आप तो मैं आराम से बैठिए, जो भी पोस्टर कंफर्टेबल हो। अपना सिर, गर्दन और कमर को इकट्ठी सीधी रखना और थोड़ा रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी। और धीरे से आपको अपना आंख बंद करना है, मेरी तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है। जो बोल रहा हूं उसको सुनते रहिए। तो अब आराम से बैठे हुए हैं, पांव जमीन पर है, बॉडी को देख लीजिए सिर से पांव तक। सिर, गर्दन और कमर सीधी रहनी चाहिए। दोनों हाथों को अपने थाई से रख लीजिए, जान पर। मैं एक छोटी सी क्रिया कराऊंगा सिस्टमेटिक रिलैक्सेशन की। आप आरामदायक पोजीशन में बैठे हुए हैं, हाथ आपके थाइस पर रखे हुए हैं, सिर, गर्दन और कमर सीधी है। अपने माथे पर ध्यान दीजिए, कोई टेंशन हो तो उसको अपने मन की आंखों को माथे पर ले जाएं और उससे कहें रिलैक्स। आंखों पे आ जाए, जस्ट आप वहां पे अपनी ध्यान को ले जाएंगे तो अपने आप को रिलैक्स हो जाएगा। गाल पर अपना ध्यान दें, गाल रिलैक्स है। गर्दन के पीछे भाग में सिर को ध्यान दें। जैसे हम ध्यान देंगे तो रिलैक्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कोई आपको करने की जरूरत नहीं। गर्दन पे ध्यान दें, दोनों कंधों पे ध्यान दें, सारा ध्यान में लेना है। मन की आंखों को कंधे पे लाएं, आंख बंद रहेगी, धीरे से आंख को बंद करेंगे। दोनों हाथों के ऊपर एल्बो के ध्यान दें, एल्बो पे ध्यान दें। दोनों हाथ नीचे पे ध्यान दें, हथेलियों पे, उंगलियों पे ध्यान दें। आपके दोनों हाथ पूरी तरह रिलैक्स। अब छाती पर ध्यान दें, छाती के नीचे भाग को रिलैक्स करें। पेट के ऊपरी भाग पर ध्यान दें, सिर्फ ध्यान देते हुए रिलैक्स हो जाएगा। पेट के नीचे भाग पर ध्यान दें, नीचे प्राइवेट पार्ट पर ध्यान दें। अब अपने कमर के पीछे ऊपर के भाग पर ध्यान दें, कमर के बीच के भाग पर, कमर के नीचे के भाग पर, हिप्स पर, और वो रिलैक्स हो गया। दोनों थाइस पर ध्यान दें, जंघा पर। दोनों नीज पे ध्यान देंगे, दोनों पांवों पर ध्यान देंगे, दोनों एंकल्स, दोनों पांव की उंगली। अब सिर से पांव को अपने को निहारें, पांव से सिर से अपना पूरा ध्यान ले जाएं। देखें कौन सा भाग है जो टेंस है। जिस भाग में भी लगे कि कुछ तनाव है, उस पर ध्यान देंगे तो रिलैक्स हो जाएगा। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक आपकी पूरी बॉडी आराम रिलैक्स है। वो अपना ध्यान अपनी दोनों नासिका के और ऊपरी होंठ के बीच में जगह वहां पर ले जाइए। दोनों नासिका के और ऊपरी लिप्स के बीच में जो ध्यान है वहां पर अपना सांस को ध्यान ले जाइए और आती जाती सांस को देखते रहिए। कुछ चेंज नहीं करना आपको, सांस को और ध्यान देना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। अगर मन आपका विचारों में चला जाए तो बिना किसी परेशानी के वापस उसको सांस के ऊपर लेते आए। अगर 10 बार भी आपका मन सांस से हटके विचारों में जाता है तो प्यार से मन से के भी सारा ध्यान सांस पे लगाओ। अगले कुछ मिनट के लिए सांस पर ध्यान देने को अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग करें। आप डिसाइड कर लें कि अगले कुछ देर में कुछ नहीं करूंगी, सारा ध्यान सांस पे दूंगी, अपने मन को शांत करूंगी। कोई विचार स्ट्रांगली आता नहीं है तो बोलते हैं उसको हम इस एक्सरसाइज के बाद में उस पर ध्यान देंगे, उसके ऊपर विचार करें। वापस ध्यान लेना है,
नासिका के दोनों द्वारों पे। हर अंदर वाली आने वाली सांस आपकी नजर में होनी चाहिए, हर बाहर जाने वाली सांस आपकी नजर में आनी चाहिए। एक भी सांस बिना ध्यान में चूक न जाए। बी अलर्ट, बी अटेंटिव, बी विजिलेंट। बहुत ध्यान से सांस पर ध्यान दें। विचारों पर जाते ही मन को दोबारा सांस में ले आए। सांस अंदर जा रहा है, उसका टच फील करेंगे आप। नथनों के पास और ऊपर के होंठ के बीच में सांस बाहर जा रहा है। जब सांस अंदर जा रहा है ऐसा फील करें आपको प्राणिक शक्ति अंदर आ रही है, आनंद अंदर आ रहा है। जब सांस को बाहर छोड़ना तो सोचिए आपकी सारी प्रॉब्लम, परेशानियां, सारे टॉक्सिन बाहर निकल रहे हैं। हर बार सांस अंदर लेने से आपके अंदर शक्ति आ रही है और हर बार सांस को बाहर छोड़ने से आपकी शुद्धि हो रही है। जब भी मन सांस से हट के विचारों में जाए तो बिना किसी परेशानी के आप वापस उसको सांस के ऊपर लेके आएंगे। शुरू में बोरिंग लग सकता है, मैंने बहुत ही अच्छी और वैज्ञानिक साइंटिफिक क्रिया है। इसको बोलते हैं सांस पर ध्यान देना, ब्रेथ अवेयरनेस। सुबह नाश्ते के पहले 5 मिनट कर लीजिए, दोपहर को लंच के पहले 5 मिनट कर लीजिए, रात को डिनर के पहले 5 मिनट कर लीजिए और फिर खाना खाइए। तो खाना आप ठीक ठीक खाएंगे, खाना पचेगा भी अच्छा। और रात को जब आप बिस्तर पर लेटते हैं तो कोशिश करिए टेलीविजन न देख के, टेलीविजन पहले देख लीजिए और जब सब लेटे हैं तो उसका सारा ध्यान अपनी सांस पे दीजिए। फिर माइंड विचारों में जाएगा, उसको सांस में लाते रहिए। फिर विचारों में जाएगा, फिर सांस में लाते रहिए। विचार आपके नहीं है, वो आएंगे चले जाएंगे, आप ही विचारों को पकड़े रहते हैं। जिन विचारों से आपको प्यार होता है उनको पकड़ के बैठ जाते हैं और जो आपको पसंद नहीं आते उनको आप हटाने के चक्कर में रहते हैं। इसलिए सांस पर ध्यान देने से आप एक समता की अवस्था में आ जाएंगे। तो ब्रेथ अवेयरनेस आपको मेडिटेशन ले जाएगा और मेडिटेशन से आपको बहुत मन की शांति मिलेगी। Inhale with full awareness, exhale with full awareness. धीरे धीरे दोनों हाथों को अपने आपस में लाके रखते हुए रेडी जोर से धीरे धीरे दोनों हाथों को इसलिए रखना है आंखों के ऊपर। दोनों हाथों को आपस में रख के कुछ हीट पैदा होगी, फिर दोनों हाथों को आंखों पर रख लीजिए। इसको पामिंग बोलते हैं और रखे रखिए कुछ सेकंड के लिए। तो धीरे धीरे अपने हाथ उठाएंगे, धीरे धीरे आंख खोलेंगे और जो आपको सांस की अवेयरनेस आई है, मन में जो शांति आई है, उसको अपने साथ रखेंगे और कोशिश करेंगे जब भी जहां जाएंगे उसमें मन को शांत कर लेंगे तो आपके काम भी अच्छे होंगे, टेंशन भी कम होगी, मन को शांति बहुत होगी और धीरे धीरे आपकी बीमारियां दूर कर लेंगी। धन्यवाद। अब एक छोटा सा गिफ्ट हम सब सीनियर सिटीजन्स की तरफ से। आप लोगों का बहुत ही बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आप लोगों ने टाइम निकाला, अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला हम लोगों के लिए, उसका बहुत बहुत सब एक्सपेरिमेंट करिएगा सांस के ऊपर। अगले साल मिलेंगे, तब तक आप लोग काफी एडवांस हो चुके होंगे, सब लोग समाधि में हो जाएंगे।